अपने मुखालिफ को मिलने, सियासी मुखालिफ, हम तो जेल तक पहुंचे कि पूरे पाकिस्तान को एक होना पड़ेगा अगर हमें सिलेक्टेड को भगाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। इमरान खान वहाँ जीतेगा जी, बल्ला वहाँ जीतेगा। अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को कौम ये वोट देगी। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिलो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। मुल्क के सियासी मैदान में एक मर्तबा फिर वादों, दावों और इल्जाम तराशियों की गूंज सुनाई दी जा रही है। एक दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुत्तहिद होने वाली अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मैदान सर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा एक दूसरे की अपोजिशन में भी मसरूफ हैं, जबकि हुकूमती जमात आज़ाद कश्मीर की आवाम को तब्दीली और बेहतरी के वादे करके अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई 2021 का सूरज वही नवीद लेकर तुलू होगा जो पाकिस्तान में 25 जुलाई 2018 को हुआ था, या इस मरतबा वफाकी हुकूमत का आज़ाद कश्मीर में भी जीत का तसलसल टूट पाएगा? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस सेगमेंट में पाकिस्तान के सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का ये सवाल है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबला मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में किस सियासी जमात के पास उम्मीदवार मजबूत हैं और उम्मीदवार हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार समर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया समर वक्त देने के लिए। इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर? किस सियासी जमात की पोजीशन इस वक्त मजबूत नजर आ रही है आपको? देखिए, अब इंतखाबात में चूँकि 3 हफ्ते रह गए हैं और इसमें ज़्यादा कैंपेन जो है पहले पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट की, वहाँ पे मरीम नवाज साहब भी आज वहाँ पे जलसा कर रही है। इमरान खान साहब ने 3 जलसे करने हैं, मीरपुर डिवीज़न में, रावलापुंछ डिवीज़न में और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद डिवीज़न में आखिरी जलसा 23 का वो करने जा रहे हैं। तो एक रवायत तो यही रही है, प्रैक्टिस तो यही रही है। माजी के जितने इंतखाबात आप उठा के देखें, सेंटर में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, आज़ाद कश्मीर के लोग उसी पार्टी की को वोट देते हैं। और पीटीआई का आपको पता है कि एक पीटीआई के अंदर भी कल्चर है कि इलेक्टेबल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन उन लोगों पे कि जो पहले से पार्टी के साथ वफादार थे। तो अभी भी यही हुआ है कि मुख्तलिफ जमातों से लोग टूट टूट कर पीटीआई के अंदर शामिल होते रहे। कई ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं कि जो टिकट जारी होने से आधा घंटा पहले पीटीआई में शामिल हुए और आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद पीटीआई में शामिल होने के उन्हें टिकट जारी हो गए। नून लीग की हुकूमत में भी थे और काबीना में भी थे, बिल्कुल नून लीग के अंदर भी थे और उससे पहले भी वो लोग पार्टियां चेंज करते रहे हैं। अब वो पीटीआई के अंदर आ गए हैं। तो कैंडिडेट्स को देखा जाए, इलेक्टेबल्स को पीटीआई ने अच्छे आज़ाद कश्मीर के अंदर पिक कर लिए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पार्टी की पोजीशन देखी जाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर साथ जो इलेक्शन होता है वो बरादरियों का इलेक्शन होता है। हर हल्के के अंदर जहां पार्टी का वोट देखते हैं वहां अपने बरादरियां भी देखनी होती है कि अगर किसी एक बरादरी के 2 कैंडिडेट आ जाए हल्के के अंदर 2 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, तो तीसरी बरादरी का कैंडिडेट अगर वहां पे पार्टी का वोट कम भी हो तो वो फायदा उठा जाता है उस तकसीम का। तो यहाँ बरादरियां ज्यादा डोमिनेट करती हैं हल्कों के अंदर और पार्टियां टिकट भी बरादरी की बेसिस पे ही देती है। बाय द वे पीटीआई ने बरादरी की बेसिस पे दी है, जहां जो बरादरी ज्यादा तगड़ी थी उसको वहां पे टिकट दिया पीटीआई। बिल्कुल ठीक है। ऐसे नून लीग के बारे में ये कहा गया कि जी इनको तो अपने तमाम हल्कों में उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे थे कि जिनको वो टिकट्स दें। फिर पीपल्स पार्टी के बारे में कहा गया कि अगर 60 या 70 जाले भी निकल आए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या वाकई नून लीग और पीपल्स पार्टी की सूरत हाल इतनी ही खराब है या सिर्फ ये दावे किए गए हैं पीटीआई की जानिब से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जो इस तरह की बातें हैं ये हकीकत के बिल्कुल करीब नहीं है। हकीकत के बरक्स है। पीएमएलएन आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन आज़ाद कश्मीर के तमाम हल्कों पे अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, मां सिवाय उन हल्कों के जो पंजाब के अंदर है, वहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन कमज़ोर है। देखिए, आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है ये सिर्फ रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान भर के अंदर जो मुहाजिरीन हैं जो नकल मकानी करके मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर आके आबाद हुए, वो भी आज़ाद कश्मीर असम्बली के इस इलेक्शन में अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल जिन 45 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा है 25 जुलाई को, उन 45 में से
33 नशिस्तें 33 आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, 12 नशिस्तें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर हैं, जिनमें से 9 नशिस्तें सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन की पंजाब के अंदर हैं। एक नशिस्त है वो KPK के अंदर है, ज़्यादा वोटर वहाँ पे देखा जाए तो वो मानसेरा के करीब ज़्यादा वोटर्स वहाँ पे आबाद हैं। फिर जो आखिरी 2 नशिस्तें हैं वो हैं कराची के अंदर, और हल्के कुछ ऐसे हैं जो इतने फैले हुए हैं कि कराची वाले हल्के की अगर मैं मिसाल दूं तो वो कराची से शुरू होता है, वो झंग पे आके ख़त्म होता है। इतना बड़ा हल्का है, जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े मुहाजिरीन 4-5 घर जहाँ जहाँ आबाद होते गए वो हल्का उतना एक्सपैंड होता गया। तो ये जो जम्मू के हल्के हैं वो ज़रा ज़्यादा बड़े हल्के हैं, जो वैली के हल्के हैं, वैली जो मकबूजा वादी है वो हल्के छोटे हैं निस्बतन। तो जो पाकिस्तान के हल्के आप देखें, पंजाब के अंदर जो हल्के हैं वहाँ पे देखें आप PMLN ज़्यादा स्ट्रांग है, वहाँ PTI और PMLN का जोड़ पड़ेगा 9 सीटों पे। जो सिंध के अंदर यानी कराची के अंदर 2 सीटें वहाँ पीपल्स पार्टी और PTI का जोड़ पड़ेगा, पीपल्स पार्टी वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। और जो KP के अंदर सीट है वहाँ PTI जीतती आई है सीटें, और इस तरह भी यही कभी इम्कान है कि PTI वहाँ से जीत जाएगी। तो जो पार्टी पंजाब से ज़्यादा सीटें जीतती है वो एक 5-6 सीटों का वाक ओवर लेकर यहाँ से गुजरेगी, घर से 5-6 सीटें लेकर निकलेगी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान में। तो पंजाब में ज़्यादा चांस यही नज़र आ रहा है कि PTI शायद पंजाब के अंदर 9 में से 5 सीटें जीत जाए। अगर 5 जहाँ से लेके चलती है तो फिर उसे गवर्नमेंट बनाने के लिए 23 सीटें टोटल रिक्वायर्ड है, तो 18 उसे आज़ाद कश्मीर के अंदर लेनी पड़ेगी। समर, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सियासी असर रसूख है उसके इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है, और अभी भी इस तरह के कुछ इल्ज़ाम आ रहे हैं। आप कैंपेन कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्या इस तरह के कुछ वाक़यात हुए हैं कि PTI ने कुछ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया हो जो कि ज़ाहिर गैर कानूनी भी हो? देखिए बिल्कुल हुए ऐसे वाक़यात बिल्कुल मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर हैं, वो पूरी जो कैंपेन करें आज़ाद कश्मीर के अंदर वो फंड्स की बेसिस पे फंड्स का लालच दे के, बल्कि अब तो पिछले हफ्ते तक तो वो कह रहे थे कि 1 वोट की लीड होगी तो 1 करोड़ के फंड्स का मैं इजाफा कर दूंगा, 500 अरब के हम फंड्स देंगे। तो उन्होंने कहा था, मैंने गिलगित में भी ये कहा था और मैंने दिए थे। ये 3-4 दिन पहले तो मीरपुर डडियाल के अंदर उन्होंने नोटों की गड्डी निकाल के दे दी। ये मेरा ख्याल ये चल भी 5 लाख रुपए में उन्होंने उसी वक्त निकाल के दे दिए कि आपकी पुली कच्ची है, आपकी सड़क कच्ची है, वो उसके लिए आप अभी से काम शुरू कर दें। इन पैसों का भाई देवे, इन पैसों का एहतसाब भी होना चाहिए कि ये पैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो दे रहे हैं या अपनी जेब से दे रहे हैं या सरकारी खजाने से निकाल के दे रहे हैं, इन पैसों का कल को कोई अकाउंट इनकी होनी चाहिए, जरा देखना चाहिए। समय जो वीडियो चल भी रही है हमारे ऑडिटर जनरल को जरा इसका ऑडिट भी करना चाहिए। ऑपोजिशन कुछ नहीं कह रही, फिर इस पे वहाँ से नून लीग ने दरखास्त दी है इलेक्शन कमीशन को, उस पर नोटिस हुआ है वहाँ के मुकामी कैंडिडेट को जो कि चौधरी अजहर सादिक साहब हैं, उनको वहाँ पे नोटिस हुआ है कि आप इसमें ये क्यों यहाँ पे पैसे इस तरह से तकसीम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर के एक कमज़ोर इलेक्शन कमीशन है, निस्बतन इतना ताकतवर नहीं है जितना हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो वफाकी वज़रा को रोकना किसी इस तरह की चीज़ से सिर्फ वो इंतबाह बार बार जारी कर रहा है कि ये ज़ाब्ता अखलाक की बड़ी सरीहन खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो अमलन किसी को रोक नहीं पा रहा। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून की कैंपेन की अगर बात करें, आज भी मरियम नवाज ने जो खिताब किए हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये पुरानी मुस्लिम लीग नून नहीं है, इसको वो वाली नून लीग ना समझें। तो नई नून लीग कौन सी है? क्या बयानिए में फ़र्क आ गया है? इनका क्या, किस बुनियाद पर अब इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं? कुछ नया नहीं है, बल्कि नून लीग को तो डिसएडवांटेज है, चूँकि 5 साल वो इक़्तिदार में रहे, तो उनको इनकम्बेंसी जो का जो फैक्टर होता है वो उनके लिए ज़रा वहाँ पे नुकसानदेह हो सकता है। नून लीग के अंदर से कुछ लोग टूट के PTI के अंदर भी आए हैं, तो नून लीग थोड़ी डिसएडवांटेज पे है। मैं नून लीग को ज़्यादा इतनी बेहतर पोजीशन में नहीं देख रहा आज़ाद कश्मीर के अंदर। फिल वक्त अगर देखा जाए तो PTI चूँकि एक ट्रेंड है वहाँ पे मरकज़ की पार्टी को वोट दिया जाता है, PTI ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स भी बरादरी की बेसिस पे देख के दिए, कौन सा तगड़ा कैंडिडेट बरादरी की बेसिस पे हो सकता है, कैंडिडेट अच्छे पिक किए हैं PTI ने, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे PTI है। सिर्फ एक उन्हें वहाँ पे डिसएडवांटेज है PTI को, वो ये है कि जो लड़ाई है वज़ारत उज़्मा की वो अभी से जारी है। सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दरमियान। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 6 साल से, बल्कि उससे ज़ायद टाइम से वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर वो PTI के प्रेसिडेंट हैं 6-7 साल से। जो सरदार तनवीर इलियास साहब उन्होंने 2 माह पहले PTI ज्वाइन की है और अब वो वहाँ पे वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं, और यहाँ से कुछ जो सेकंड टियर की PTI की लीडरशिप है वो तनवीर इलियास साहब पे ज़रा ज़्यादा फोकस कर रही है, ज़्यादा तवज्जो दे रही है। अब उनके हवाले से कुछ चीज़ें भी इस तरह की आई हैं, कुछ स्कैंडल्स वगैरह भी इस तरह के आए हैं, कुछ FIA में उनके खिलाफ कुछ पर्चे वगैरह भी एक हुआ है मुबैना तौर पे कुछ नाजेबा चीज़ों के हवाले से। तो ये चीज़ें उनको डिसएडवांटेज पे लेके जा रही हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा तो ये चीज़ें पार्टी के वोट बैंक को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं इस वक्त?
देखिए पार्टी का वोट बैंक तो ऑब्वियसली मुतासर होगा जब आपका प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट जैसे पिच किया जा रहा है आपकी पीटीआई की सेकंड टीयर लीडरशिप की तरफ से, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी शख्सियत पे अगर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे तो आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बड़े इस मामले को लेके बहुत टची हैं। तो वो ओवरऑल पीटीआई को ये चीज़ इन्फ्लुएंस नेगेटिवली उसका इम्पैक्ट आ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आज़ाद कश्मीर के वोटर पे आ सकता है कि जब जिस बंदे को आप प्राइम मिनिस्टर के लिए पिच कर रहे हैं उस बंदे की साख पे, उसकी शख्सियत पे जब सवालात उठना शुरू हो जाए, जो मुबैना चीज़ें सामने आई हैं उस पर तो मेरे से आज़ाद कश्मीर का जो वोटर है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली देख रहा है, ठीक है, बड़ी तशवीश से देख रहा है कि इस तरह के बंदों को आप प्राइम मिनिस्टर के लिए पिच कर रहे हैं तो ये बेहतर नहीं है आज़ाद कश्मीर के लिए। अच्छा, तो शायद मुझे लग रहा है वहाँ भी कोई बुज़दार ही कोई ढूंढा जाएगा वहाँ पे जिस भी हो जाएंगे और हाँ जिसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा, वहाँ पे भी शायद कोई ऐसा सरप्राइज पैकेज आ जाए वहाँ पे निकल आए। अच्छा समर, पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन, अब बिलावल भुट्टो ने बड़ी जिम्मेदारी गिलगित बल्तिस्तान में निभाई, इलेक्शन कैंपेन पूरी चलाई, अब कश्मीर में भी उन्होंने शुरू कर दी इलेक्शन कैंपेन। ऑल्दो ज्यादा टारगेट वो नून लीग को कर रहे हैं और कल भी उन्होंने काफी सख्त बातें भी की हैं नून लीग के बारे में कि पांव पकड़ने पर आ गए हैं, वोट की इज्जत देने वालों का हम ये हिसाब ले लेंगे, उनसे भी उनका भी हिसाब किताब कर देंगे। तो पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन आज़ाद कश्मीर में कैसी देख रहे हैं आप, बिलावल को खास तौर पर देख लेकर? पीपल्स पार्टी की कैंपेन अच्छी है। पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा जोर उन हलकों पे दे रही है, बड़ी स्मार्ट कैंपेन करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन हलकों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जहाँ वो कम्पीट कर रही है पीटीआई के साथ या पीएमएलएन के साथ। सिर्फ एक डिसएडवांटेज है वहाँ पे कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गई है वहाँ पे। अगर ये मिल के पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती वहाँ पे तो फिर पीटीआई के लिए हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन अब चूंकि उनकी आपस में भी लड़ाई वहाँ पे चल रही है और बड़ी खुल के एक दूसरे की मुखालफत करें, जो बयान पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की राइवलरी हमें ज़्यादा वहाँ पे नज़र आ रही है बजाय इसके कि हमें इनकी मुश्तरका राइवलरी नज़र आ रही होती है पीटीआई के साथ, तो उसका पीटीआई फ़ायदा उठाएगी। लेकिन पीटीआई को सिर्फ जो एक नुकसान वहाँ पे हो सकता है वो इंटरनल जो इन फाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा पीटीआई को नुकसान पहुँचा रही है। कई लोग मेरे जिन्हें मैं जानता हूँ कि वो टूट के पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टियों के अंदर चले गए इसी वजह से कि इंटरनल फाइटिंग की वजह से। तो ये जो इंटरनल फाइटिंग है ये बड़ा नुकसान पहुंचा रही है पीटीआई को। अच्छा, ग्राउंड लेवल गिलगित बल्तिस्तान में हमने ये देखा था कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सीटें ली और फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर्स बने कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी और सारे वो पीटीआई के साथ मिलके। क्या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी इस तरह का कोई ट्रेंड देख रहे हैं आप? नहीं, आज़ाद कश्मीर में इंडिपेंडेंट्स बहुत ही कम जीतते हैं, बहुत एक्सेप्शन होती है। एक कैंडिडेट होते थे अली शान सोनी जो कि समानी से इलेक्शन लड़ते थे, वो इंडिपेंडेंट जीत के आते थे और जो पार्टी इक़्तिदार में आती थी उसके साथ वो शामिल हो जाते थे। ठीक है, इस दफ़ा वो भी पीटीआई के अंदर ज्वाइनिंग उन्होंने कर ली है। तो इंडिपेंडेंट नज़र नहीं आ रहा कि जिन 45 हलकों पे इलेक्शन हो रहा है इनमें कोई एक अब शायद कोई इंडिपेंडेंट जीत जाए। बहुत कम ऐसा चांस है कि कोई इंडिपेंडेंट वहाँ से जीत गया, चूँकि पार्टियाँ वोट ही वहाँ पे, चूँकि बरादरियों का इलेक्शन होता है तो पार्टीज़ जो है वो टिकट देते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखती है कि हल्के के अंदर किस बरादरी का वोट बैंक ज़्यादा है। तो उस हिसाब से इंडिपेंडेंट कोई बंदा पहले तो आता ही नहीं है सामने, आए भी तो उन्हें कोई इतना ज़्यादा पगीराई नहीं मिलती वोटर्स में। अच्छा, बयानिए जो हैं इंतखाबी मुहिम को लेकर, क्या जो बयानिए दीगर इलेक्शंस में पाकिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान में चले, मिसाल के तौर पर पीटीआई का था कि जी एहतसाब का बयानिया है, चोरों को हम पकड़ेंगे और मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, इसी तरह से नून लीग बयानिया चला रही है कि जी कश्मीर को बेच दिया है, कश्मीर का सौदा कर दिया है, ये बयानिए चलेंगे आज़ाद कश्मीर में? नहीं, इस वक्त देखिए साथ सबसे जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तीनों जमातों के पास आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है। कोई मंशूर नहीं है कि वहाँ पे आप करने क्या जा रहे हैं अपलिफ्ट के लिए। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस वक्त आज़ाद कश्मीर का ये है कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं है। ठीक है, जो भी लोग हैं हर किसी की ख्वाहिश पूरा जोर लोग लगा देते हैं कि वो सरकारी जॉब उन्हें मिल जाए। ज़्यादा लोग हमारे जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और प्राइवेट जॉब्स ना होने के बराबर हैं। स्कूल्स में अभी थोड़ी सी टूरिज़्म इंडस्ट्री ने थोड़ा सा ज़रा पिक किया है, वहाँ पे थोड़ी बहुत जॉब्स वगैरह क्रिएट हुई हैं, वो भी नौजवानों ने वहाँ पे गेस्ट हाउसेस वगैरह नीलम वैली साइड पे बनाए हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किसी किस्म की कोई भी वहाँ पे ना इंडस्ट्री है ना वहाँ पे जॉब्स है। हालांकि देखा जाए तो इतने ज़्यादा जंगलात को काट के हमारे महकमों ने, अक्लास नाम का महकमा आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बना हुआ था जो कि जंगलात काटने का जिम्मेदार था। दुनिया भर में जंगलात की प्रोटेक्शन के महकमे होते हैं। ठीक है, तो जंगलात काट के लकड़ी सारी स्मगल करके बेच के खा गए लोग वहाँ पे। ये नहीं देखा गया कि इसी को अगर यूटिलाइज़ किया जाए, कुछ अच्छी चीज़ें बना के यहाँ से इंडस्ट्री लगाई जाए, कुछ चीज़ें बना के प्रोडक्टिव यहाँ से बेची जाए तो उससे नौजवानों को रोज़गार भी आ सकता है वहाँ पे और अच्छी प्रोडक्टिव उसका यूज़ हो सकता है। वो सारी लकड़ी स्मगल हो जाती है, वहाँ से टिम्बर माफिया बैठा है और सरकारी ज़ाहिर उसको पुष्पनाई हासिल होती है तो वो टिम्बर माफिया वहाँ पे कामयाब है। इस तरह का कोई प्रोग्राम वहाँ पे नहीं है, कोई वहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। टेप्टा के नाम से वहाँ इदारा मौजूद है लेकिन नीचे
सब जो है वो घपले चल रहे हैं। सिर्फ फंड्स वगैरह दे दिए जाते हैं, वहाँ पे डिप्लोमाज वहाँ पे दिए जाते हैं, प्रैक्टिकली वहाँ पे कोई तालीम नहीं दी जा रही। तो किसी भी पार्टी के पास वहाँ के नौजवानों के लिए जॉब्स के वाले से प्राइवेट इंडस्ट्री को वहाँ पे बनाना, जॉब्स क्रिएट करना, ऐसा कोई प्रोग्राम किसी पार्टी के पास नहीं है। जो बयानियों की आपने बात की, जो इस वक्त बयानियाँ वहाँ पे चलते हैं, मोदी का यार, कश्मीर बेच दिया, इस तरह की चीज़ें आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं बिकती हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर के वाले से पाकिस्तान क्या कर रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है कश्मीर के मामले को लेकर भी। तो आपने 5 साल पहले भी देखा वहाँ पे नारे लगे थे कि मोदी के यार को एक धक्का और दो, इस तरह की चीज़ें मियां नवाज शरीफ के बारे में। तो मुस्लिम लीग नून को उस वक्त लोगों ने 50 में से तकरीबन 40 से ज़्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दे दी, 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी वहाँ पे मिली थी मुस्लिम लीग नून को। हालांकि पूरी कैंपेन वहाँ पे इमरान खान साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी चीज़ पे बिल्ड की थी कि ये नवाज शरीफ या मोदी का यार है, इसको वोट मत दें। लोगों ने उसी को ज़्यादा वोट दिए क्योंकि उनकी सेंटर में जमात थी। और लोग देखते हैं वहाँ पर फंड्स, तरक्याती काम वहाँ पर हों, उन्हें पता होता है जो पार्टी सेंटर में है ये फंड्स ज़्यादा दे सकती है, यहाँ पे तरक्याती काम होंगे, गली पक्की होगी, सड़क बनेगी, इस तरह की चीज़ों पे लोग ज़्यादा इन चीज़ों को देख के, डेवलपमेंट को, अपने लोकल इश्यूज़ को देख के लोग वहाँ पे ज़्यादा वोट करते हैं। इन चीज़ों को, ये मोदी का यार, ये सारी चीज़ें, सारी कश्मीर बेच दिया, मेरे ख्याल से ये चीज़ें वहाँ पे इस तरह के नैरेटिव्स नहीं। आखिर में ये बताइए कि इसके बाद फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है कि जीबी इलेक्शन के बाद हमने, ठीक है वहाँ तो पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई, लेकिन असरात दीगर जो मुल्क में सियासत में है, अपोजिशन पार्टीज में रिफ्ट हमने ज़्यादा देखी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी अब पीपल्स पार्टी भी ये कहा जा रहा है कि उनको चाहिए था कि जो नून लीग की वहाँ पर हुकूमत है सिर्फ उस पर तनकीद करते, लेकिन वो दीगर इशूज़ ले आए कि जी बजट तकरीर में उन्होंने साथ नहीं दिया, इनके अराकीन नहीं थे। तो इस इलेक्शन के बाद अपोजिशन में मजीद दूरियाँ बढ़ेंगी मुल्क की सियासत में अगले आने वाले? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी सियासत का अगर आज़ाद कश्मीर आजकल बैटलफील्ड बना हुआ है, मैदान जंग, तो पाकिस्तानी सियासत जो है आजकल वो जाके आज़ाद कश्मीर के अंदर लड़ी जा रही है। वहाँ असल मैदान तो वहाँ सजा हुआ है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्शन के नताइज होंगे उसका जो असर है वो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा आएगा। और ज़ाहिर है वही बयानियाँ, वही धांधली के, वही सारा शोर। एक चीज़ जो है साथ में इसमें कहना चाहूँगा कि जो इसमें आर्मी की डिप्लॉयमेंट के वाले से फैसला हुआ है, 19,000 फ़ौज, पाक फ़ौज के एहलकार, जीबी में एक बड़ा अच्छा फैसला था कि वहाँ आर्मी को दूर रखा गया था सारे इंतखाबी अमल से। तो जो वहाँ पे धांधली के इस तरह के इल्ज़ाम, धांधली का इल्ज़ाम लगना है, धांधली का इल्ज़ाम जिसने वहाँ पे आना है उसने धांधली का इल्ज़ाम लगाना है। वो फिर अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि वो फिर सारा फौज के घर डाल दिया जाता है। जीबी में चले एक वहाँ पे एक्सक्यूज़ था कि भाई वहाँ तो फौज थी नहीं, आप किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप जब हमेशा सबसे ईजी टारगेट तो आर्मी होती है कि आर्मी को टारगेट कर दें, जी फौज ने धांधली करा दी। तो मेरा से थोड़ा वहाँ पे दूर रखें, या तो पोलिंग स्टेशन से, या फिर वहाँ पे इस फैसले को किया भी जा सकता है, नजरसानी भी इस पर की जा सकती है, चूँकि 1-2 हल्कों को छोड़ के बड़ा पीसफुल इलेक्शन होता है आज़ाद कश्मीर के अंदर। ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, एक हवेली का हल्का है, वहाँ पे ज़रा ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ ज़रा फ़िज़ा बड़ी सख्त जो है ना, कह सकते हैं आपको, इंटेंस वहाँ पे होता है माहौल, एक फायरिंग शेयरिंग होती है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। इस तरह के जो 1-2 हल्के हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको माहौल ख़राब होने का ख़तरा है, बाकी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा होता नहीं है वहाँ पे मामला। बड़ा पीसफुल इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले भी होते हैं, अब भी इसी पे होना चाहिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास, हमारे साथ मौजूद थे, इस इशू पर अपने तज्ज़िये से हमें आगाह करें। नाज़रीन, दीगर इशूज़ में जिन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची की, जहां पर मैट्रिक के इम्तिहानात में बदनस्मी की शिकायत सामने आ रही हैं। पर्चे आउट होने, देर से पर्चे शुरू होने और इस तरह के मुख्तलिफ स्कैंडल्स जो हैं वो गुज़श्ता 2-3 दिन से मंजर आम पर आ रहे हैं। इस सेगमेंट का हमारा जो बुनियादी सवाल है, सबसे पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में पर्चे आउट, नकल का बाजार गर्म, कराची तालीमी बोर्ड नकल रोकने में नाकाम क्यों है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची सैयद शरफ अली शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कराची मैट्रिक के इम्तिहानात में बदनज़मी के वाक़यात सामने आ रहे हैं, पर्चे आउट हो रहे हैं, नकल के वाक़यात हैं, इंतज़ामिया क्या कर रही है सर? एक तरफ जो है वो आप सोचें कि इस मुल्क में को पूरा कोरोना ने और कोविड वायरस ने जकड़ा हुआ था। एक तरफ पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था, जिसका अभी तक तनासब 10% जारी है कोरोना का। इस कंडीशन में टोटल अनसर्टेनिटी, इम्तहान हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या फैसले करती है,
क्या सिर्फ मैट्रिक के इम्तिहान होंगे, क्या सिर्फ 9th मैट्रिक होंगे, सिर्फ इंटर और मैट्रिक के क्लास इम्तिहान होंगे, या फर्स्ट ईयर और 9th के इम्तिहान भी होंगे। इन तमाम अनसर्टेनिटी में क्या बच्चे स्कूल गए थे, क्या बच्चों ने तालीम हासिल की थी, क्या रेगुलर क्लासेस हुई थी, क्या पढ़ाई का रुझान था, तो क्या पढ़ाई का अमल जारी था। इन तमाम हालात के बावजूद अगर जो है बदनज़मी हुई तो कराची बोर्ड के पहले पर्चे में भी, जहाँ पे 447 सेंटर में से 38 सेंटर्स में पेपर देर से पहुँचा है। इसके अलावा कराची तालीमी बोर्ड ने और हुकूमत ने इसका सख्त एक्शन लिया और फौरी तौर पर कमेटी बनाई जो आला अफसरान पर मुश्तमिल थी, जो इस कोताही, इस गफलत के मुरतकब अफसरात के खिलाफ यकीनी इम्तिहानात में बदनस्बी के ये वाक़यात जो होते हैं, पर्चे आउट होते हैं या नकल होता है, इससे तालीमी मयार भी दाव पर लगता है, बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पर लग जाता है। तो पहले इक़दाम क्यों नहीं किए जाते ताकि इस किस्म के कोई बदनस्बी के वाक़यात रूनुमाई ना हो? ये सारी चीज़ें कोई नई नहीं है। ये नकल आज से शुरू नहीं हुआ, न साल शुरू हुआ है। नकल सालों की जो है बीमारी है जो हमारे समाज में जो है वो जकड़ चुकी है। इसका जो है इख्तिताम जो है एक सिर्फ कराची बोर्ड नहीं कर सकता, इसके लिए नेशनल लेवल पर एक स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी पड़ेगी, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट के जो है एजुकेशन एक्सपर्ट्स को बैठाना पड़ेगा, उनके साथ मुशावरत करनी पड़ेगी, उनके साथ एक कंप्लीट एक्सरसाइज होगी और उसके बाद कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक जो है स्ट्रेटेजिकल जो है फ्रेमवर्क दिया जाएगा। उसके बाद ही इस किस्म के बड़ी प्रॉब्लम को जो है ख़त्म किया जा सकता है या उसका कोई हल निकाला जा सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पेपर आउट कैसे हो जाते हैं फिर, क्योंकि इम्तिहानात होते हैं, फिर शोर भी मचता है, केसेस सामने आते हैं, लेकिन फिर खामोशी हो जाती है। क्या मुलव्वस अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? क्यों नहीं होती कार्रवाई अगर, क्योंकि फिर बार बार केसेस सामने आ जाते हैं? ये पेपर आउट हो सकते हैं। इस साल की बात करूं मैं, जब पेपर सेंटर पहुंच चुका होता है, पेपर को कम से कम आधा घंटा सेंटर से पहले जो है टाइम से पहले पहुंचाना पड़ता है ताकि सेंटर वाले भी उसका इंतजाम कर सकें। स्कूल में किसी में 25 क्लासरूम्स होते हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 22 होते हैं और किसी में एक क्लास में 18 लोग बैठते हैं, किसी में 25 बैठते हैं, किसी में जो है वो 32-33 बैठते हैं, किसी हॉल में 100 होते हैं। तो स्कूल के इंतजामिया को भी उसको जो बोर्ड की तरफ से जो लिफाफा उसको खोलना पड़ता है, क्लासों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और उसे डिस्ट्रीब्यूशन नंबर वाइज करना पड़ता है। उसके अलावा अटेंडेंस शीट लगानी पड़ती है और उसी दौरान आजकल मोबाइल का ज़माना है, आजकल जो है वो पुराना रवाज नहीं है। मोबाइल पे किसी ने अगर फ़ोटो खींचा और व्हाट्सएप किया तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद भी हमने हर किस्म के अहकाम जारी किए हैं कि जो है फ़ोन न ले अंदर लेकर जाएं। तलबा के लिए भी क्या, अब तो असातिज़ा के लिए भी ममनू कर दिया है। उसके बावजूद सिर्फ स्कूल का प्रिंसिपल मोबाइल अंदर ले जा सकता है, वरना अदरवाइज तलबा की, असातिज़ा की तलाशी लेना ये मुमकिन नहीं है कि एक पटे वाला जो है खड़ा हो जाए और जो एक उस्ताद की तलाशी ले, एक जो है वो टीचर जो है बच्चों के जो है जेबें तलाश करे। ये काम पुलिस का है। अगर इसको सख्ती से इन्फोर्स करना है तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को जो है डिप्लॉय करना पड़ेगा इस स्पेशल टास्क के लिए कि बच्चों की जेबें देखें और बच्चों को जो है अच्छे टीचर्स की जेब तलाशी लें, उसके बाद उसको सेंटर में छोड़ें। वरना मोबाइल के ज़माने में ये थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हमने कंट्रोल किया है कि जो है अगर जो है फ़ोटो निकला है, व्हाट्सएप आया है, तो पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, ठीक है, 17 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या इक़दाम आप लोगों ने किए ताकि ये वाक़यात कम से कम इंटरमीडिएट के इम्तिहानों में इस तरह की शिकायत ना आए सामने? उसके लिए अभी जो प्रॉब्लम्स हमें अभी सामना करना पड़ा है उसके लिए जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत ने इस तरह के इस वजह से सख्त अहकाम जारी किए हैं कि जो है वो आप अभी स्ट्रेटजी बनाएं, उसको जो है वो रेगुलर सही तरीके से, ताकि जो प्रॉब्लम इस दफ़ा मैट्रिक के इम्तिहान के नकाद में हुई हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शरफ अली शाह साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, दीगर मामलात में जिन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इस सेगमेंट के जो बुनियादी सवाल है उस पर सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं। हमारा सवाल ये है कि कश्मीरी हुर्रियत कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की 5वीं बरसी, कश्मीरियों के हौसले आज भी बुलंद, आखिर कब तक आलमी बरादरी भारतीय मजालिम पर खामोश तमाशाई बनी रहेगी? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नईमा महजूर साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंडिपेंडेंट उर्दू में कॉलम निगार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा वक्त देने के लिए। मैडम, सबसे पहले ये बताइएगा कि 8 जुलाई 2016 के बाद 5 साल गुजर चुके हैं बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत को भी, कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में कितनी तब्दीली आई है अब तक? देखिए, तहरीक आज़ादी का जो जज्बा है वो आज भी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और गहरा है। लेकिन अगर आपने अब देखा होगा कि जो 2019 5 अगस्त को जो फैसला हुआ है, उसके बाद से जो मेन स्ट्रीम जो प्रो इंडिया पार्टीज भी थी, उनमें भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि उनके साथ जिस तरह का जिल्लत आमेज सलूक किया गया है, जेलों में डाला गया है। तो उसके बाद से उनके भी जो जज्बात हैं कुछ चेंज हो गए हैं और वो भी समझते हैं कि इंडिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। और जो एक तहरीक है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो तहरीक के साथ इस वक्त चल रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आलमी सतह पे इस मसले को उठाया जाए और कश्मीरियों को अपने जो हक राय दही है वो मिले। और इस पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जब महकूम बहुत ज़्यादा और बन रहे हैं, आपकी ज़मीन, आपका आइन, आपका फ्लैग सब कुछ छीना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खामोशी सही, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गुस्सा बहुत है और इसको शायद मेरे ख्याल में कभी वो भूल नहीं पाएंगे। अच्छा नईमा साहिबा, अभी कुछ अर्सा पहले भारत की जानिब से भी कश्मीर के मामले पर APC बुलवाई गई, फिर कश्मीर के कुछ रहनुमाओं को भी बुलाया गया उस APC में। ज़ाहिर मुतालबा किया गया कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से कि 5 अगस्त का इकदाम वापस लें। क्या आप समझती हैं कि भारत को भी अब एहसास हो रहा है कि वो ज़्यादा अरसा 5 अगस्त का इकदाम जो है उसको नहीं जारी रख सकेगा और उसे कहीं ना कहीं वापस लेना पड़ेगा ये कदम? देखिए, खुद भारत को एहसास ही नहीं, इस बात का अंदाज़ा भी हो गया है कि जो डिसीजन 5 अगस्त 2019 का है वो फेलियर साबित हुआ है और वो पॉलिसी भी फेलियर साबित हुई है, इसलिए कि ज़मीनी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। कोई उसमें सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है। तो वो कह रहे थे कि भाई डेवलपमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, अमन कायम होगा। जब वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो भारत को एहसास तो होना ही चाहिए। और अब ये क्या करेंगे कि अभी मुझे लगता है ये स्टेटहुड से लोगों को बहला रहे हैं कि भाई रियासत का किरदार वापस होगा, लेकिन 35A और 370 आर्टिकल को नहीं कर सकते। लेकिन ये असल में एक तरह से नब्ज़ देख रहे हैं कश्मीरियों की कि वो कितना रेजिस्ट करते हैं और ये भी कितना देखते हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन जब तक वापस नहीं होगा, मुझे लगता है कि कश्मीर में कोई अमन कायम नहीं हो सकता। अच्छा नईमा साहिबा, खास तौर पर 5 अगस्त के बाद भी, उससे पहले भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ तो जारी थीं, लेकिन बाद में तो बहुत ज़्यादा इंसानियत सोज़ वाक़यात रूनुमा होना शुरू हुए। पाकिस्तान भी कश्मीर की जो है वो मौसर आवाज़ दुनिया में बना रहा, भारत के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है। लेकिन क्या वजह है आलमी ताकतें अभी भी खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई हैं कश्मीर के मामले पर? देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती कि आलमी बिरादरी खामोश है। कुछ ममालिक जो हैं, जिसमें अमेरिका भी है, बरतानिया भी है और बहुत सारे मगरबी ममालिक है, जहाँ पे ये एहसास पाया जाता है कि कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, कश्मीरियों को और महकूम बनाया जा रहा है, कश्मीरियों का सब कुछ छीना जा रहा है और वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने पहली बार इसको जिस तरह से आलमी सतह पे उठाया है, जिस तरह की लॉबिंग हो रही है, एंगेज किया जा रहा है दुनिया को और शवाब सबूत के साथ बताया जा रहा है कि कश्मीर में किस तरह की जुल्म और बर्बरियत हो रही है, तो उसकी सपोर्ट मिल रही है, मुझे लग रहा है, जहां तक मैं समझती हूँ। और लेकिन इसको और करने की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, मौत मज़ीद तेज़ी से करने की ज़रूरत है। और ये सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये सही अप्रोच है, जो पहले नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त एक सही समत में कश्मीर की पॉलिसी जो पाकिस्तान की है वो जा रही है, जिसमें अब आप देखिए कश्मीर में वहाँ पे बेचारे वो नौजवान जो जिनको वहाँ पे आतंकवादी कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसको दहशतगर्दी कह के दुनिया को धोखा नहीं दे सकते कि वहाँ पे तहरीक नहीं है।
तो मुझे लगता है इस पे दुनिया अब समझ रही है और उनको एहसास हो गया आखिर में है। मुख्तसरन जरा ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत ने माजी के मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से कितने मौसर तरीके से कश्मीर का मुकदमा आलमी बिरादरी के सामने रखा है? मुझे लगता है जिस तरह से इमरान खान साहब ने खास तौर से इस मसले को उठाया है, सबसे मुअस्सर है और इफेक्टिव आवाज़ है और वाकई वो एम्बेसडर बन चुके हैं। और जिस तरह उन्होंने दुनिया के फोरम्स में इसको उठाया है और इसी तरह से अगर वो इस पे ये तसलसल कायम रहा तो मुझे लगता है कि दुनिया में ये आवाज़ जो है मुअस्सर बनती जा रही है और इसका असर ज़रूर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीमा महजूर साहब हमारे साथ मौजूद थी और कश्मीर के सूरत हाल पे हमें अपने तजिए से आगाह करिए। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।